हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है बोथ। और बोथ में हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में जैसे आपने बेसिक्स ऑफ एयर साइकिल के बारे में पढ़ा था और आपने पढ़ा था कार्नोट साइकिल के बारे में। तो कार्नोट साइकिल की सम लिमिटेशंस थी और उन लिमिटेशंस को रिमूव करके हमने जो नए साइकिल बनाए या नए इंजन बनाए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को आप बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। और हमारे पास है डीजल साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल जिसे आप बोलेंगे। और एक हमारे पास है ड्यूल साइकिल और लिमिटेड प्रेशर साइकिल। और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ऑटो साइकिल जिसे आप कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल सकते हो। कार्नोट साइकिल की लिमिटेशन से हमने जो नया साइकिल तैयार किया वो है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल वाज बिल्ड बाय ए ओटो एक साइंटिस्ट का नाम है। दीज डे मैनी पेट्रोल गैस एंड ऑयल इंजन वर्क ऑन दिस साइकिल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल एज हीट इज़ रिसीव्ड एंड रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था कार्नोट साइकिल में उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। उसकी जगह हमने लगा दिया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और वो नेक्स्ट हमारा था एडियाबैटिक प्रोसेस, वो ऐसे ही रहा। दिस साइकिल इज़ बेसिकली यूज्ड एज ए स्टैंड ऑफ कंप्रेशन फॉर द इंटरनल कंबशन इंजन। जो हमारे आईसी इंजन है उसमें हम ऑटो साइकिल का यूज़ करते हैं। जो हमारे पेट्रोल इंजन है, गैस इंजन है या कोई और ऑयल इंजन है, उसमें जो हमारा इंजन यूज़ होता है वो ऑटो साइकिल के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे हम डिस्कस करते हैं इसके साइकिल्स के बारे में। दी ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 रिवर्सेबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। ठीक है, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस वैसे ही रहा। तो एयर इज यूज्ड एज ए वर्किंग सब्सटेंस फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। तो एयर साइकिल है हमारा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आएगी तो हमने एयर एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करना है हमारे फ्यूल के साथ। तो हमारे पास है लेट P1 V1 एंड T1 है आर दी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एट पॉइंट 1। तो लेट द मास ऑफ दी एयर इन द इंजन इज़ m किलोग्राम। मास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 10 किलो, जो भी हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट स्टेज है, तो हम थोड़ा डायग्राम के ऊपर नज़र मारते हैं। डायग्राम में हमारे पास है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। डायग्राम वैसी रहेगी, सिर्फ उसके जो बार्स है वो चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर देखो प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा है। और 2 से लेकर 3 तक क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 2 से लेकर 3 तक। और दूसरी तरफ 2 से लेकर 3 तक क्या है, हमारी जो एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है और साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो 3 से लेकर 4 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी। और जो हमारा टेम्परेचर है वो T3 से लेकर T4 तक इंक्रीज़ हो रहा है। तो 4 से लेकर 1 तक हमारा प्रोसेस है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और 4 से लेकर 1 तक TS डायग्राम में हमारा जो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास रिवर्सेबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 1 से लेकर 2 तक। इन दिस प्रोसेस द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम P1 V1 एंड T1 to P2 V2 and T2 due to the isentropic expansion. No heat is absorbed or rejected by air during this process. हमने पढ़ा है कि जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो हीट नाइदर रिसीव नॉर रिजेक्टेड। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। फिर तो सेकंड स्टेज है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, कूलिंग स्टेज है 2 से लेकर 3। डायग्राम में देखो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में 2 से लेकर 3 पॉइंट क्या दर्शा रहे हैं हमें। 2 से लेकर 3 तक हमारा जो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम सेम है। 2 से लेकर 3 तक टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है
और एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास आ गया द हीट इज़ रिजेक्टेड, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो हीट रिजेक्ट ही हो रही है। द हीट इज़ रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो थर्ड स्टेज है हमारी रिवर्सेबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेस में क्या होगा, हम अपने फ्यूल मिक्सचर को एयर के साथ जो है इसको कंप्रेस करेंगे, हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। द कंप्रेशन ऑफ द एयर टेक प्लेस रिवर्सेबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम टेम्परेचर T3 टू T4। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर डिक्रीज़ फ्रॉम V3 टू V4, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में देखो, और हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 3 से लेकर 4 तक देखो। नो हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय एयर। फोर्थ स्टेज कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, अगर हमने कंप्रेशन किया है तो हीटिंग देनी है। द एयर इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर T4 टू T1। तो हीट दे रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया 4 से लेकर 1 तक, तो हमारा जो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम 4 से लेकर 1 तक, और एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी। तो नेक्स्ट वही डायग्राम हमारे पास है जिससे हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है 4 से लेकर 1 तक, MCV T1 माइनस T4, T1 हायर टेम्परेचर है T4 से। हीट रिजेक्टेड कहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं हम, 2 से लेकर 3 तक, MCV T2 माइनस T3। तो वर्क डन हमने पहले भी किया था कार्नोट साइकिल में, फॉर्मूले सेम लगेंगे, थोड़ी सी उसके टेम्परेचर की वैल्यूज़ में ही चेंज आएगा, उसका मेथड नहीं चेंज होगा। तो उसमें हमने जब वैल्यू फिलअप की हमारे पास आ गया MCV T1 माइनस T4 माइनस MCV T2 माइनस T3। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो जब हमने वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, आप देख रहे हो 1 माइनस T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4। उसको जब हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 दे दी हमने, ठीक है। T2 को बाहर निकाला ऊपर में से, और नीचे में से T1 को हमने कॉमन ले लिया। नाउ कंसिडरिंग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 1 से लेकर 2 तक हमारी क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो T1 अपॉन T2 किसके इक्वल है, V2 अपॉन V1 लैम्डा माइनस 1। तो V2 अपॉन V1 को रेशियो को हमने R से डोनेट किया तो लैम्डा माइनस 1 आ गया। और उसी तरह हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को दे दिया T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 लैम्डा माइनस 1। तो V3 अपॉन V4 को भी हमने R से डोनेट कर दिया। तो हमारे पास बोथ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन देखो क्या आ गई, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू R की पावर लैम्डा माइनस 1। और हमने इस को इक्वल रखा तो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है तो उसमें हमने इसकी वैल्यू फिलअप करनी है। देखो पुटिंग दी वैल्यू T3 अपॉन T2 एंड T4 अपॉन T1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या आ गई, ये हमारा फार्मूला था 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो 1 माइनस R की पावर लैम्डा माइनस 1। तो हमने फिलअप किया तो हमारे पास 4.2 जो इक्वेशन आई है वो हमारी एफिशिएंसी है ऑटो साइकिल की, क्या है 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर लैम्डा माइनस 1। तो मैं आपको फिर बार बार ये बात बता रहा हूँ कि जब आपने कोई भी डेरिवेशन को देखना है उसको सिर्फ देखना नहीं है वीडियो में या बुक में, उसको चाहे देखकर नोट करते जाओ तो ही आपको समझ आएगा भी डेरिवेशन को सॉल्व कैसे किया गया है। अगर आपने एक बार डेरिवेशन सॉल्व कर ली, देख कर ही चाहे नोट किया आपने, तो आप उसको भूलोगे नहीं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज़ लेस देन कार्नोट साइकिल एज टेम्परेचर डिफरेंस ड्यूरिंग ऑटो साइकिल इज़ नॉट हायर एज इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का तो हमें पता था अभी उसकी 100% एफिशिएंसी है, क्योंकि हम उसका जो हीट रिसीव और रिजेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो हमारे पास है जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल से कम है, क्योंकि इसमें सम लॉसेज है।
In case of Carnot cycle, difference in the temperature is highest. As the compression ratio is increased, एफिशिएंसी इंक्रीज. अगर हम कंप्रेशन रेशो को इंक्रीज़ कर दें, कंप्रेशन रेशो क्या है, हमारी जो वॉल्यूम की रेशो है जिससे हमने आर को डोनेट किया है, चाहे V3/V4 है, V2/V1 है, अगर हम उस रेशो को इंक्रीज़ कर दें तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी. बट द कंप्रेशन रेशो कैन नॉट बी इंक्रीज बॉयवन ए लिमिट ऑफ 7 ड्यू टू पार्टिकल डिफ़िकल्टी. लेकिन हम उसको 7 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उसकी सम डिफ़िकल्टीज़ हैं. ऐसा तो फिर हम इसकी भी 100% एफिशिएंसी बना देंगे, इसकी भी. तो नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, एफिशिएंसी निकालनी है फॉर न्यूमेरिकल है. फाइंड द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ऑटो साइकिल इफ एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज़ 55% एंड लैम्डा इज़ 1.5. हमारे पास एफिशिएंसी भी है, लैम्डा भी है. हमने क्या निकालना है, सिर्फ कंप्रेशन रेशियो. तो हमारे पास फार्मूला ऑटो साइकिल का है 1-1/r λ-1. लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, एफिशिएंसी है तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे. आर आ गई हमारे पास 4.94. तो जैसे हमने डिस्कस किया है, अभी हम इसको 7 से ज़्यादा कंप्रेशन रेशो को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो हमारी यहाँ पर आई है 4.94. तो नेक्स्ट है हमारे पास डीजल साइकिल. जैसे पेट्रोल साइकिल था हमारा, ऑटो साइकिल, उसको पेट्रोल साइकिल भी बोलते हैं, उसको हम बोलते थे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. डीजल साइकिल को आप बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. दिस साइकिल वाज गिवन बाय डॉक्टर रुडोल्फ डीजल इन 1893. इट डिफर फ्रॉम द ऑटो साइकिल इन द रिस्पेक्ट दैट हीट इज सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. जो इसमें हीट हमने सप्लाई करनी है और रिजेक्ट करनी है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करनी है, उसमें हम करते थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकिल ऑन विच द डीजल इंजन वर्क्स. प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम्स ऑफ द डीजल इंजन एज शोन. जैसे हमारे पास इसकी डायग्राम्स हैं. फर्स्ट है पॉइंट 1 से लेकर 2 तक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम था. 2 से लेकर 3 तक क्या है हमारा, वही आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. और 3 से लेकर 4 तक है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास. जो हीट सप्लाई करनी है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है और जो रिजेक्ट करनी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है. और 4 से लेकर 1 तक हमारा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. ठीक है, हमारे पास लेट P1 V1 T1 टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टैंड ऑटो साइकिल इज है. तो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सम स्टेजेस है. जैसे फर्स्ट स्टेज है कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग. इन दिस स्टेज हीट इज सप्लाई टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर. टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2. डायग्राम में देखते हैं, 1 से लेकर 2 तक हीट सप्लाई की और टेम्परेचर क्या हो गया, 1 से लेकर 2 तक इंक्रीज हो गया. TS डायग्राम में देखो, टेम्परेचर इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज. तो सेकंड स्टेज है आइसेंट्रोपिक और रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एज द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, नो हीट इज एडेड और रिजेक्टेड बाय एयर. द एयर इज एक्सपैंड फ्रॉम टेम्परेचर T2 टू T3. 2 से लेकर 3 तक हमारी आ गया, 2 से लेकर 3 तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपैंड कर दिया हमने अपनी एयर को. तो थर्ड स्टेज आ गई हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग. तो थर्ड स्टेज में हमारे पास है, इन दिस स्टेज हीट इज़ रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द टेम्परेचर T3 टू T4. तो जो हीट को रिजेक्ट करना है हमने, डायग्राम में देखते हैं, 3 से लेकर 4 तक वो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया क्योंकि हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ होगी हमारी. फोर्थ स्टेज है, देयर इज द एयर इज़ compressed isentropically and the pressure rise from P4 to P1 and temperature from T4 to T. तो हम फोर्थ स्टेज पे एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस कर रहे हैं. कंप्रेस करेंगे, उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा और उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया 4 से लेकर 1 तक, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट. तो फिर हमारे पास इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गई, MCP T2 - T1.
और हीट रिजेक्टेड क्या आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम MCV T3 - T4, दोनों में डिफरेंस है, ये बात का ध्यान रखना है। वहाँ पर CP आएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ पर हमने हीट को सप्लाई करना है, और हीट को रिजेक्ट करना है, वहाँ पर है MCV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो टेम्परेचर T3 - T4। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया फिर MCP T2 - T1 MCV T3 - T4। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, और वहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ फिलअप की, वर्क डन की और हीट सप्लाई की। तो हमारे पास क्या आ गया फिर, यहाँ पर हमने 1 - CV/CP कॉमन ले लिया, T3 - T4 T2 - T1, और जो हमारी स्पेसिफिक हीट की रेशो होती है CP/CV होती है, ठीक है। प्रेशर ऊपर आता है और वॉल्यूम नीचे आती है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम से ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो हमारे पास उस रेशो को हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, आप यहाँ पर देख ही रहे हो। तो 1 - 1/λ T3 - T4 T2 - T1। तो कंप्रेशन रेशो हमारे पास क्या थी फिर, हमने लास्ट में डिस्कस किया था V4/V1, और कट ऑफ रेशो, इसमें ये नया पॉइंट आया कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो को हम रो के साथ डोनेट करेंगे। कट ऑफ रेशो क्या है V2/V1। तो एक्सपेंशन रेशो फिर क्या आ गई हमारे पास V3/V2, वॉल्यूम एट पॉइंट 4 इक्वल है V3 के। तो V2 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R/ρ आ जाएगी हमारे पास। तो ड्यूरिंग दी कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग 1 से लेकर 2 तक, तो हमारे पास T2/T1 = V2/V1 = ρ। तो T2 हमारे पास आ गया ρT1, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। तो उसी तरह आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हमारे पास क्या है T2/T3 = V3/V2 की पावर λ-1। तो V3/V2 हमारे पास क्या है R/ρ, उसकी पावर λ-1 लिख दी हमने। तो T3 की वैल्यू क्या आ गई T2/R/ρ λ-1। तो इसको जब हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया ρ T1/R/ρ λ-1। तो ये T3 की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया। उसी तरह फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन T1/T4 V4/V1 की पावर λ-1 = R λ-1। तो T1 क्या आ गया फिर हमारे पास T4 R की पावर λ-1। तो जब हमने इसकी वैल्यू फिलअप की इक्वेशन 2 और 3 में, 3 इक्वेशन क्या है ये रही है हमारे पास, और 2 इक्वेशन ये रही। तो इसमें हमने जब वैल्यू फिलअप की T1 की, तो हमारे पास ये 5 नंबर इक्वेशन आ गई T2 = ρ T4 R की पावर λ-1। तो T3 हमारे पास क्या आ गया फिर, तो T3 हमारे पास था ρ T1। तो T1 की वैल्यू हमने फिलअप कर दी थर्ड इक्वेशन में, देखो भी। तो हमारे पास आ गया ρ T4 R की पावर λ-1 R/ρ λ-1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये उसकी एफिशिएंसी आ गई 1 - 1/λ T4 ρ की λ-T4 ρ T4 R की पावर λ-1 - T4 ब्रैकेट R की पावर λ-1। 4.3 जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन आपके पास आ गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको कॉपी पे सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा, चाहे देखकर ही सॉल्व करना है इसको। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीजल इंजन के, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटो साइकिल ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्रैकेटर टर्म एज रो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। जो हमारी कट ऑफ रेशो है रो, वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0.1 0.2 5 3 कुछ भी हो सकती है। सो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन विल बी लेस दैन ऑटो साइकिल। उस कट ऑफ रेशो की वजह से जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी है वो कम रहेगी। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज विद डिक्रीज इन रो। कट ऑफ रेशो को अगर हम डिक्रीज कर सकते हैं तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू ऑटो साइकिल, उसके बराबर पहुंच सकते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ ब्रैकेटेड टर्म बिकम यूनिटी, अगर उसकी वैल्यू को हम यूनिटी कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड साइकिल है आज का
ड्यूल साइकिल, जो दोनों से बना है, डीजल और ऑटो साइकिल से। ड्यूल साइकिल और लिमिटेड प्रेशर साइकिल, थोड़ा सा ध्यान से देखो। दिस साइकिल कंबाइन दी एडवांटेज ऑफ बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल। इन दिस साइकिल हीट इज सप्लाइड पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें जो हमने हीट सप्लाई करनी है, थोड़ी सी कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करनी है, थोड़ी सी कांस्टेंट प्रेशर पे करनी है। जैसे ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई करते थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और डीजल में क्या करते थे, कांस्टेंट प्रेशर पे। इसमें हमने दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम भी है, कांस्टेंट प्रेशर भी है हीट सप्लाई करने के लिए। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, प्रोसेस 2 से लेकर 3 तक देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और 3 से लेकर 4 तक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। दी PV एंड TS डायग्राम है शोन इन फिगर। तो डायग्राम से आपको पता चल ही गया होगा क्या चेंज है इसमें। इसमें हमारे पास 5 प्रोसेस रहेंगे, क्योंकि 2 तो हमारे हीट सप्लाई के प्रोसेस ही बढ़ गए इसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, और हीट जो रिजेक्ट करनी है वो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही करनी है। तो प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ द एयर व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम BDC बॉटम डेड सेंटर टू ODC टू TDC। प्रोसेस 2 से लेकर 3, पहले 1 से 2 देखते हैं। 1 से लेकर 2 क्या है हमारा, कंप्रेशन, हमने कंप्रेस कर दिया हमारे एयर फ्यूल रेशो को। 2 से लेकर 3 तक क्या है, हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, द रेशो P3/P2 इज कॉल्ड एक्सप्लोजन रेशो। और हमने हीट ऐड की है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर 2 से लेकर 3 तक। और 3 से लेकर 4 तक क्या है, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, द रेशो V3/V4 क्या है हमारे पास, रो इज कॉल्ड कट ऑफ रेशो। तो वॉल्यूम की रेशो हमारे पास कट ऑफ रेशो है। द प्रोसेस 4 से लेकर 5 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर। इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और प्रोसेस 5 से लेकर 1 क्या है, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू एक्सटर्नल सिंक। तो हीट को हमने रिजेक्ट कर दिया प्रोसेस 5 से लेकर 1 तक। और तो हमारे पास एयर का जो हमने वेट लिया वो 1 किलोग्राम लिया है। हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस 2, 3 एंड 3, 4। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों में हीट सप्लाई की है, तो दोनों को प्लस करेंगे। CV/T3 - T2 प्लस CP/T4 - T3। तो हीट रिजेक्ट कहाँ पर की है, 5 से लेकर 1 तक। डायग्राम में देखो 5 से लेकर 1 तक, तो क्या आएगा फिर, CV/T5 - T1। तो हमारे पास CP एंड CV दोनों स्पेसिफिक हीट्स हैं। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है वो आपको पता ही है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई कहाँ पर की है, CV/T3 - T2 प्लस CP/T4 - T3। दोनों का माइनस है CV/T5 - T1। तो थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वैल्यू को जब हमने फिलअप किया तो उसका रिसोल्यूशन किया तो हमारे पास 1 इक्वेशन आ गई। जब आप इसको कॉपी पे सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, 1 - T5 - T1 अपॉन T3 - T2 प्लस लैम्डा। क्योंकि हमने CP/CV को हमने जब कॉमन लिया था तो CP/CV आ गया, तो वहाँ पर हमने लैम्डा फिलअप कर दिया। T4 - T3, तो लैम्डा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। लेट अस अज्यूम दी सिलेंडर वॉल्यूम इज R एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज 0। V2 = V3 = 1 है, तो V1 = V5 = R है। तो कट ऑफ रेशो क्या है हमारे पास, V4/V3 क्या है, = रो। तो एक्सप्लोजन रेशो P3/P2, इसको डोनेट करेंगे अल्फ़ा के साथ, जो हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम में आ रही है। और कंप्रेशन रेशो V1/V2 डोनेट करेंगे R के साथ। वॉल्यूम एट कट ऑफ V4 = रो। एक्सपेंशन रेशो V5/V4 = R/रो। तो हमें पता है फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर कर्व T3/T4 = V3/V4, क्योंकि हमने किया है जो प्रेशर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है। किसमें, चार्ल्स लॉ में, हमने चार्ल्स लॉ में से पढ़ा है।
तो हमारे पास T3 की वैल्यू आ गई, तो T3 को हमने वो इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया। तो उसी तरह हमारे पास T2/T3 इज इक्वल टू P2/P3 कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व से हमारे पास हमने V2 की वैल्यू भी लिख दी यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास T2 की वैल्यू क्या है, T3/अल्फ़ा और T2 इज इक्वल टू T4/अल्फ़ा रो। तो हमने इक्वेशन में वैल्यू जब फिलअप की तो हमारे पास आ गया T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 λ-1, T2/T1 इज इक्वल टू R⁻λ-1, क्योंकि V1/V2 क्या है, कट ऑफ वॉल्यूम, कट ऑफ रेशो, तो उसको डिनोट करते हैं हम R के साथ। तो T1 हमने यहाँ से निकाल ली, तो उसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। उसी तरह T4/T5 से हमने निकाल ली V5/V4 λ-1, तो हमारे पास आ गया T4/T5 क्या आ गया, R/रो λ-1। T5 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग दी वैल्यू T3, T2, T1 एंड T5। हमने T5 की वैल्यू निकाली, T1 की निकाली, T2 की निकाली और टेम्परेचर T3 की निकाली। कहाँ से निकाली, 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में। उसको 1 इक्वेशन में फिलअप करो। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, जो एफिशिएंसी की इक्वेशन है, थर्मल एफिशिएंसी की, ये देखो। तो इसमें हमने अलग अलग की टेम्परेचर की वैल्यू फिलअप करनी है। वैल्यू फिलअप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी में T4 है, तो T4 को आप कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हो। ऊपर से निकला, नीचे से निकला, तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 4.4 आ गई, जो इसकी एफिशिएंसी है। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, इट शुड बी नोटेड दैट ऑटो साइकिल डीजल एंड डीजल साइकिल आर द स्पेशल केस ऑफ ड्यूल साइकिल। फॉर ऑटो साइकिल रो इज इक्वल टू 1। तो रो को जब हमने 1 फिलअप किया थी, थर्मल एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 - 1/R⁻λ-1। तो सेम आ गई ऑटो साइकिल की तरह, जितनी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है उतनी ड्यूल साइकिल की आ गई। उसी तरह फॉर डीजल साइकिल अगर हम अल्फ़ा को 1 फिलअप करें, तो थर्मल एफिशिएंसी क्या आ गई हमारी, 1 - 1/R⁻λ-1, रो की पावर लैम्डा -1 लैम्डा रो -1। तो ये सेम आ गया डीजल। मतलब जो डीजल इंजन, ड्यूल इंजन है हमारा, वो डीजल और ऑटो से बना है, तो एफिशिएंसी दोनों की तरह आ सकती है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो डेरिवेशंस थी जो हमारी, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे कॉपी के ऊपर तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में आ सकती है सॉल्व करने के लिए, और फर्दर भी न्यूमेरिकल में भी काम देना है, और आगे आपको लाइफ में भी इन डेरिवेशंस ने काम देना है। तो मेरी सजेशन है भी आप इसको धीरे से करो, चाहे लेक्चर को 2-3 बार सुनना पड़े, तो भी आपको ये करनी चाहिए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।